मोदी जी ने हमारे लिए मंदिर बनवाया, हमें बड़ी खुशी हुई इस बात की। मोदी जी हमारे लिए बहुत अच्छा, हमारे ऊपर भी उनको लग गया। वही पेरेंट्स जो अपने बच्चों को आगे तक झगड़े के लिए उकसाना चाहते हैं, इनके बच्चे अगली पीढ़ियां तक उकसेंगी। एक मंदिर मस्जिद के लिए यहाँ की पीढ़ियां 10-20 साल 30 साल 50 साल तक लड़ रही है और ये अगले 100 साल तक लड़ाने की गारंटी दी थी 2 करोड़ रोजगार देने की, 2 करोड़ नौकरी देने की गारंटी नहीं थी। जूते की कंपनी का मालिक तुम्हें रोजगार का वादा करेगा तो तुम्हें मोची बनाएगा। अगर एक्सपोर्ट की कंपनी, टेलर से रिलेटेड कंपनी, टेलरिंग से रिलेटेड कंपनी का तुम्हें मालिक वादा करेगा तो तुम्हें टेलर बनाएगा। सरकार वादा करेगी तो क्या बनाएगी? सरकारी नौकरी देगी ना। आने के बाद 3 गुना ज्यादा रेलवे लाइन बिछी, 5 गुना ज्यादा सड़कें बनी, क्या वो बिना रोजगार के बन गए? वहाँ कोई आदमी नहीं लगा। की पॉलिसी है लाइब्रेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी है। मनमोहन सिंह की पॉलिसी 91 की। अगर मनमोहन एलपीजी न लाते तो कोई प्राइवेट कंपनी ना होती। कैसी बात कर रहे हो आप? ठीक है। और जिसकी आप बात करोगे ये कंपनियां बढ़ गई और वो बढ़ गई, उसे कहते हैं स्टार्टअप, जिसे आप गुमराह कर रहे हो, सरकार की पॉलिसी बता रहे हो। स्टार्टअप की पॉलिसी डिजिटल इंडिया की एक पॉलिसी है जिसे मनमोहन सिंह ने लॉन्च किया था। महान अर्थशास्त्रियों के होते हुए भारत में दाल 200 रुपए किलो पार कर गई थी। ये भगत है, ठीक है, और मोदी के पक्के वाले भगत है। ये कहना 2004 से 14 के बीच अरहर की दाल 200 रुपए, अगर ये दिखा दें किसी भी डेटा में, ठीक है, तो इनकी गुलामी, मेरा वोट बीजेपी को। मोदी जी के 10 साल मोदी जी का बढ़िया रहे, आगे जाए आगे। जनता के बढ़िया रहे। भाई साहब ऐसा है 25-25 कि अरे भाई एक मिनट रुक तो जाए यार, एक मिनट रुक जाओ। अभी ये भाई साहब कह रहे हैं मोदी जी मशरूम खा रहे हैं, मोदी जी पनीर खा रहे हैं। एक मिनट जी, पहले बोलने दो। भारत का कौन सा प्रधानमंत्री सड़क पे आके लंगर खाया? सबने एक मिनट भाई, बीच में मत टोको। कौन से प्रधानमंत्री ने सड़क पे आके लंगर खाया? सबने पनीर मशरूम खाया। यहाँ तक कि लोगों ने गाय के मीट भी खाए संसद भवन में बैठ के। ये तो अरे भाई अभी नहीं जवाहरलाल नेहरू गाय का मीट खाया संसद भवन में। आपने देखा? लिखित में है कि मैंने तो जवाहरलाल नेहरू को नहीं देखा, मैंने भगत सिंह को नहीं देखा। 2 करोड़ रोजगार की बात कर रहे थे। मोदी जी के आने के बाद 3 गुना ज्यादा रेलवे लाइन बिछी, 5 गुना ज्यादा सड़कें बनी, क्या वो बिना रोजगार के बन गए? वहाँ कोई आदमी नहीं लगे? अरे एक मिनट बेटा, एक मिनट, क्या वो बिना रोजगार के बन गई? भारत जब 2014 में यहाँ पे एक मोबाइल नहीं बनता था, आज भारत दूसरे नंबर पर है विश्व में। 50 आज विश्व में, तो क्या वो मोबाइल बिना आदमियों के बन रहे हैं? 4 करोड़ उन्होंने निजी आवास दे दिए पब्लिक को, क्या वो बिना मतलब कि मिस्त्री बेलदार लगे बन गए? कम से कम 14-15 करोड़ से इज्जत घर बनवा दिए, क्या वो ऐसे ही बन गए बिना आदमियों के? बस ये बताओ मुझे कि 60,000 भर्तियां निकली थी, 60,266 पदों पे निकली थी, 60 लाख फॉर्म क्यों भरे गए यूपी में? बिना, अगर बेरोजगारी नहीं है और व्यवस्था ठीक है, नहीं एक मिनट, मैं कह रहा हूँ भर्ती निकली थी 60,222 पदों पे और आवेदन हुए 60 लाख। सुनो मेरी बात सुनो, 60,222 पदों पे भर्ती निकली, आवेदन हुए 60 लाख। तो ये 60 लाख आवेदन जो करने वाले हैं वो फर्जी हैं, वो बेवकूफ हैं, उनके पास रोजगार और नौकरी के लिए जबरदस्ती फॉर्म भर रहे हैं। बताइए। पहले के टाइम में 50,000 नौकरियां होती थी और 20 लाख लोग आते हैं फार्म भरने। ये हमारे भारत की स्थिति हमेशा से है, ये आज की नहीं है, हमेशा ही ये हालत है। 50,000 नौकरी चाहिए अगर, तो 50 लाख से ऊपर फार्म भरे जाते थे। झूठ है तो आपकी बात भी झूठ है। एक मिनट, हमेशा एक मिनट, पिछली भर्ती कब निकली? एक मिनट, पिछली भर्ती कब निकली थी? पिछली भर्ती कब निकली थी? आजा, जितने पब्लिक बुजुर्ग आदमी खड़ा हो उनसे पूछो कि आज की हालत होती थी या नहीं होती थी? जिस बात पे आपने मुझे कहा कि आप नहीं होती थी ना, ऐसे आप गलत बोल रहे हो। पिछली भर्ती कब निकली थी? अरे सुनो, मैं डेटा देता हूँ, डेटा सुनो। यूपी पुलिस की भर्ती अखिलेश यादव ने निकाली थी, सुनो ध्यान से, 2015 में निकाली थी, ठीक है, और उस टाइम पे जो भर्ती निकाली थी वो 12,000 पदों पे निकाली थी, ठीक है, और आवेदन पता है कितने हुए थे? नहीं, अरे यार सुनो, समझ में नहीं आ रहा है, वो एक आदमी बोल, सुनो, एक आदमी बोल। 12,000 पदों पे भर्ती निकली थी और 65,000 फॉर्म भरे गए थे। 12,000 पे 65,000 और यहाँ 60,000 पे 60 लाख, तो कौन सा ज्यादा परसेंटेज में? ये बताओ भाई, या तो आप डेटा के साथ बोलो। नहीं, मुझे कहना और भी कुछ कहना है, ठीक है। ये बताओ, ये योगी सरकार ने पिछले 7 सालों में पहली बार भर्ती निकाली है, जबकि भर्ती निकालने का जो प्रोसीजर 2-3 साल में है, एक साथ इतनी भर्ती थोड़ी निकाली जाती है, ठीक है। अभी टीचर के आवेदन के लिए लोगों ने PIL डाली थी कि क्या टीचर की भर्ती निकलेगी, तो योगी सरकार ने कहा जी टीचर पूरे हैं, भर्ती नहीं निकलेगी, ठीक। तो भैया भर्ती निकल क्यों नहीं रही इन सरकारों में?
अगर रोजगार के इतने साधन हैं, और जिसकी आप बात करो कि ये कंपनियां बढ़ गई और वो बढ़ गई, उसे कहते हैं स्टार्टअप, जिसे आप गुमराह कर रहे हो, सरकार की पॉलिसी बता रहे हो। स्टार्टअप की पॉलिसी डिजिटल इंडिया की एक पॉलिसी है जिसे मनमोहन सिंह ने लॉन्च किया था, ठीक है। उसमें भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक पार्ट था, ठीक। स्टार्टअप की पॉलिसी के तहत भारत में 3,000 लोगों ने स्टार्टअप किया और उनमें से 108 कंपनियां रजिस्टर्ड हुई जिन्होंने लाखों मिलियन डॉलर का वो किया, काम किया, और उन प्राइवेट सेक्टर की वजह से लोगों को रोजगार मिला। अगर वो भी ना होता ना तो ये जो 60 लाख आवेदन हुए ना 60,000 भर्ती के लिए, ये 60 करोड़ होते, ठीक है। तो ये मोदी की उपलब्धि नहीं है, ये डिजिटल इंडिया की और स्टार्टअप की पॉलिसी है। आप इसको मोदी का क्रेडिट दे रहे हो। हाँ, अब आप बोल चुके भाई साहब, ऐसा है मोदी जी ने गारंटी दी थी 2 करोड़ रोजगार देने की, 2 करोड़ नौकरी देने की गारंटी नहीं थी उनकी। पहली बात तो आदमी ये क्लियर कर ली। एक मिनट, अब चुप, अब पहले बोल लेने दो, अब बोल लेने दो, ठीक है जी। ये कह रहे हैं कि विदेशी कंपनी आई, ये कंपनी आई, ये कंपनी आई, वो कंपनी आई। वो कंपनी आई तो किसके आदेश से? गवर्नमेंट के आदेश से, गवर्नमेंट के अंडर काम कर रही है। एक मिनट जी, एक मिनट, अगर भाई एक मिनट, अगर बाजार में रोजगार बढ़ रहा है तो उसका अगर व्यापारी का श्रेय है तो गवर्नमेंट को भी है, उसमें गवर्नमेंट का भी हाथ है। ये कहें कि सड़क बन गए मजदूर, एक मिनट यार, गवर्नमेंट का तोड़िए। आपको कैसे पता कि पिछली गवर्नमेंट का है? एलपीजी की पॉलिसी है, लाइब्रेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी है, मनमोहन सिंह की पॉलिसी 91 की। अगर मनमोहन एलपीजी ना लाते तो कोई प्राइवेट कंपनी ना होती। कैसी बात कर रहे हो आप? ठीक है, आप गलत बोल रहे हो। आप कह रहे हो मनमोहन सिंह के टाइम में हमारे देश में 3 महान अर्थशास्त्री थे, मनमोहन सिंह जी, मोहन सिंह अहलूवालिया और पी चिदम्बरम। इन तीनों महान अर्थशास्त्रियों के होते हुए भारत में दाल 200 रुपए किलो पार कर गई थी। ये इतने महान अर्थशास्त्री थे और भारत की महंगाई दर 12% पार थी, आज 6% से कम है। आपकी बात बोल रहे हैं आप ये? मैं 2004 से 2014 की बात कर रहा हूँ भाई। 2004 से 2000, अरे एक मिनट भाई जी, 2004 से 2014 की बात। अरहर की दाल का रेट आप गूगल सर्च कर लो, और उड़द की दाल, मूंग की दाल 180 रुपए, अरहर की 220 रुपए किलो दाल बिकी थी। अच्छा, 2004 में या 2004 से 2014 तक उस टाइम थी 220। अच्छा, 220 2004 में था। 212-13 का गूगल सर्च करो आप। क्या बोले? मोदी जी का जो सपोर्टर होता है ना, देखो चाचा सुनो, देखो मोदी जी का जो सपोर्टर होता है मोदी जी की तरह है, पेकम फाक मचा रखी है, मतलब कुछ भी बोल लो, निकल जाओ बोल के। अगर चाचा एक मिनट सुनो, मैं यहाँ काम करने आता हूँ, आपका फोन की करने नहीं आता, मेरे बिजनेस का टाइम है, समझे ना। मोदी के भक्त तो मोदी की बात करेंगे, हम चमचे नहीं है जो झूठन होके खाएंगे। ये चमचे हैं, हम भक्त हैं। तुम्हें झूठ बोलना मुबारक हो। क्या बोलेंगे? मैंने क्या कहा, यथा राजा तथा प्रजा, ठीक है। जैसा राजा रहेगा वैसी प्रजा रहेगी, ठीक। गलती इनकी नहीं है। अब ये कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? इनका तो भविष्य खतरे में था ही, इनके आने वाली 10 पीढ़ियों का भविष्य भी खतरे में, क्योंकि इन्होंने गलत पढ़ा, फिर इन्होंने अपने बच्चों को गलत पढ़ाया, फिर वो अपने बच्चों को गलत पढ़ाएंगे। इस तरीके से पूरी नस्लें गलत ही पढ़नी है इनकी। सही ज्ञान इन तक आना ही नहीं है। एक हाथी के बच्चे को अगर पहली बार रस्सी से बांधो तो बंधा रह जाता है, फिर वो भागता नहीं। उसके बाद फिर उसे नॉर्मल धागे से बांधोगे ना, तब भी वो उसी घेरे में घूमेगा, क्योंकि उसे ये लगेगा कि मैं रस्सी से ही बंधा हूँ। तो ये क्या है? ये भगत हैं, ठीक है, और मोदी के पक्के वाले भगत हैं। ये कहना 2004 से 14 के बीच अरहर की दाल 200 रुपए, अगर ये दिखा दें किसी भी डेटा में, ठीक है, तो इनकी गुलामी मेरा वोट बीजेपी को कभी नहीं हुई। इन्होंने इतना बड़ा झूठ बोल दिया, ऑन कैमरा बोल दिया, डंकी की चोट पे बोल दिया, और बोलने के साथ साथ कॉन्फिडेंस देखो। गलत बोल के गलती का एहसास नहीं, यही है मोदी का सच्चा सपोर्टर। जिसे गलत बोल के गलती का एहसास हो जाए वो मोदी का सपोर्टर नहीं, ठीक है। तो भैया कांग्रेस 2 करोड़ रोजगार कभी, मोदी जी जब तक हैं 2 करोड़ छोड़ो 1 करोड़ रोजगार नहीं मिलेगा, 50 लाख नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मोदी जी की अभी कह रहे ना, मोदी ने ये कहा था रोजगार देंगे, सरकारी थोड़ी देंगे। एक बात बताओ, तुम दर्जी की दुकान पर जाओगे, नौकरी मांगने जाओगे, वो क्या कहाँ नौकरी देगा भाई? टेलरिंग में देगा ना आपको, दर्जी से रिलेटेड वर्क ही देगा ना। अगर आप एक्सपोर्ट की कंपनी में जाओगे कौन सा रोजगार देगा? एक्सपोर्ट से संबंधित ही देगा ना। जूते की कंपनी में जाओगे कौन सा रोजगार देगा? जूते से संबंधित ही देगा ना। तो अगर जूते की कंपनी का मालिक तुम्हें रोजगार का वादा करेगा तो तुम्हें मोची बनाएगा। अगर एक्सपोर्ट की कंपनी, टेलर से रिलेटेड कंपनी, टेलरिंग से रिलेटेड कंपनी का तुम्हें मालिक वादा करेगा तो तुम्हें टेलर बनाएगा। सरकार वादा करेगी तो क्या बनाएगी? सरकारी नौकरी देगी ना। सरकार अगर रोजगार का वादा करे तो कौन से रोजगार का वादा करेगी? सरकारी नौकरी का वादा करेगी ना।
भैया 2 करोड़ रोजगार 140 करोड़ की आबादी में कितनी बड़ी संख्या होती है भैया। 2% भी पूरी नहीं हो रही, 2% से भी कम रोजगार पैदा करने की बात हो रही है और सरकार वो भी पैदा नहीं कर पाई। 1.83% होता है, 1.83% सरकार को रोजगार पैदा करना है और 1.83% सरकार रोजगार पैदा नहीं कर पाई। उसके बावजूद ये लोग कह रहे हैं मोदी ने ये थोड़ी कहा था सरकारी, अरे मोदी ने नहीं कहा था, कम से कम उसने कहा तो था जितना कहा था वो पैदा करवाओ। सरकार सरकारी नौकरी नहीं देगी तो भैया फिर प्राइवेट के लिए तो प्राइवेट कंपनियां हैं, तो फिर सरकार से आश्रित क्यों होंगे भाई। एक्सपोर्ट की कंपनियां आदमी खुद जाके लग सकता है भाई, दुकानों पे आदमी खुद लग सकता है। सरकार की जिम्मेदारी सरकारी नौकरियों की होती है और किसी और नौकरी की थोड़ी होती है। महंगाई दर पे बोला था, महंगाई दर पर बोला था उन्होंने। महंगाई दर भी झूठ बोल कर गए हैं। सबसे ज्यादा जीडीपी मनमोहन जी के बाद टाइम पे बढ़ी, ठीक है, 10.7% की दर से थी, ठीक है, और थोक महंगाई दर जो थी उस टाइम पे 3.5% की दर से थी। मोदी जी के शासनकाल में कभी जीडीपी 10 तक पहुंची ही नहीं है। इस वक्त भी 7.6% की दर से चल रही है। 2016 ये तो कह रहे कोरोना आ गया, कोरोना आ गया। कोरोना से पहले कौन सा अच्छा मोदी जी शुभ थे। मोदी जी का एक भाषण सुना था तुमने कि पेट्रोल की कीमत घट गई थी, तो मोदी जी ने एक चुनावी रैली में कहा था कि लोग कहते हैं मोदी तो नसीब वाला है कि इसके आते ही इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल के रेट घट जाते हैं। तो मोदी जी ने भाषण दिया था कि अगर मेरे नसीब से, ठीक है, किसी के जेब में 2 रुपए बचते हैं तो उससे बड़ी मेरे नसीब की कोई बात ही नहीं। तो तेरे नसीब से पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, तुझसे बड़ा बदनसीब है कोई? मुझे बताओ, मोदी जी के नसीब से देश में महंगाई बढ़ रही है, तुमसे बड़ा बदनसीब है कोई? तुम्हारी वजह से रेट घटे तो तुम खुशनसीब समझो अपने आप को। अगर तुम्हारी वजह से महंगाई बढ़ रही है मोदी जी, तो तुम बदनसीब हुए देश के लिए कि नहीं हुए? बताओ मुझे, तो बताओ ना, जब अगर तुम भाषण दे रहे हो तो। अब मोदी का सपोर्टर ऐसे ऐसे लॉजिक लेकर आएगा, मतलब सरकार खुद कहेगी कि नहीं है जी हम नहीं कर पाए, लेकिन सपोर्टर कहेगा हो गया। क्या बोलेंगे आंटी, इधर आइए आप कुछ। ये कह रहे ना मोदी जी ने कुछ नहीं करा, महंगाई करवा दी वो कर। जब इतने साल से कांग्रेस और ये इतने राज कर रही थी, जब तक तो मंदिर किसी ने नहीं बनवाया, मोदी जी ने बनवाया ना। मोदी जी ने हमारे लिए मंदिर बनवाया, हमें बड़ी खुशी हुई इस बात की। मोदी जी हमारे लिए बहुत अच्छा, हमारी उम्र में उनको लग जाए। मंदिर बनवा दिया मोदी जी ने, वही खुशी है, बस वही खुशी है। आंटी अपनी आंटी की उम्र लग जाए। सुनो, काशी भी बनवाने वाले, मथुरा भी बनवाने वाले, काशी मथुरा सारा बनवाए। ये भारत के वही पेरेंट्स हैं। नहीं नहीं, एक मिनट सुन के जाओ, सुन के। अच्छा सुन के जाओ, ये सुनेंगे नहीं। सुनो, ये वही पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को आगे तक झगड़े के लिए उकसाना चाहते हैं। इनके बच्चे अगली पीढ़ियां तक उकसेंगी। एक मंदिर मस्जिद के लिए यहाँ की पीढ़ियां 10-20 साल, 30 साल, 50 साल तक लड़ रही हैं और ये अगले 100 साल तक लड़ाने को तैयार हैं कि मथुरा भी चाहिए, काशी भी चाहिए। अगले 200 साल तक लड़ते हैं, अगर 370 ना हटती तो। 370 न हट गई, खुशी हो गया इन्हें। भाई अगर 370 ना लगती ना तो लड़ाई का मुद्दा ही ना रहता, ठीक है। अब ये कह रहे हैं 370 के तहत तो कम से कम कश्मीर आया, ठीक है, कश्मीर हिस्सा ही बना 370 के तहत है। अगर भैया नेहरू 370 लाते नहीं तो कश्मीर कभी भारत का होता भी नहीं। ये भी तो पढ़ो, अगर पढ़ रहे हो तो। भाई 370 जिस टाइम नेहरू ने कश्मीर को हिस्सा बनाया उस वक्त 370 जरूरी थी, बाद में हटनी भी जरूरी थी, बात सही है, ठीक है भाई। मेजोरिटी से गवर्नमेंट नहीं थी।